वेलकम स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बुरियल टेल्स अस। यानी कि जो बुक्स हैं जो एंशिएंट में लिखी गई हैं वो हमें क्या बताती हैं, और जो बुरियल हैं यानी कि जहाँ पे दफनाया वगैरह जाता है तो उनके एक्सप्रेशन के बाद वो हमें किसके बारे में बताते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसी के रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं। तो हमारा जो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है बरियल स्पॉट्स ऑफ फैमिलीज, यानी कि वो जगह जहाँ पे जो है मुर्दों को दफनाया जाता था, जहाँ के फैमिलीज के मुर्दों को दफनाया जाता था उसको चैम्बर्स कहते थे। क्या कहते थे? चैम्बर्स। तो कुछ हमें बरियल्स मिले हैं। सम बरियल चैम्बर्स हैव मोर देन वन selecton probably meaning that one chambers was used for many members of the same family as a hole in the wall allowed the chamber to use over and over again। यानी कि हमें कुछ एग्जीक्यूशन के बाद, खुदाई के बाद हमें कुछ ऐसे चैम्बर्स मिले हैं, कुछ ऐसे हुजरे मिले हैं, ऐसा कमरा जैसा जो है वो हमें जो है बरियल मिले हैं, जिसमें क्या देखा गया कि बहुत सारे जो है सेलेक्टॉन्स मिले हैं, यानी कि जो हड्डियाँ मिली हैं वो बहुत सारे जो है मेंबर्स की मिली हैं। यानी कि इससे हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एंशिएंट टाइम में इनिशियल स्टेज में जब ह्यूमंस का जब शुरुआत हुई थी, ओरिजिन हुआ था, तो उसके बाद जब इंसान ने ये जाना कि इंसान को दफनाया जाना चाहिए, इसको जो है खुले जो है एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ना चाहिए, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जब हमें चैम्बर्स मिलते हैं तो उन चैम्बर्स में हमें एक ही इंसान की हड्डियाँ नहीं मिलती हैं, बल्कि एक से ज़्यादा जो है वो इंसान की हड्डियाँ मिलती हैं। तो वो एक कमरा जैसा, हुजरा जैसा हमें मिलता है, और उस हुजरे में एक दीवार होती है, और जो दीवार जो है उसमें एक होल किया जाता था कि जिसमें अगर कहीं एक फैमिली का मेंबर मर गया तो उसमें जो उसको दफन किया जाता था, तो जब दूसरा मर जाता तो उसमें जो है वो उसी जो है चैम्बर में डाला जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में एक चैम्बर जो है वो फॉर मैनी मेंबर्स के लिए जो है यूज़ किया जाता था। अब ये चैम्बर्स का जो मार्स होता था वो जो है रॉक जैसे स्टोन्स वगैरह जो है उसकी जो है वो यानी कि दीवार जो है बनाई जाती थी बाहर से, तो उससे हमें ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये जो है ये किसकी जो है वो बरियल है, यानी कि मेंबर्स की जो मर जाते थे उनकी जो है ये बरियल स्पॉट है। ठीक है। और दूसरा हमारा है बैटल्स। बैटल से हमें क्या पता चलता है कि यानी कि एंशिएंट टाइम में जो लोग जो थे जो बैटल लड़ते थे वो किसके बेस पे लड़ते थे, यानी कि उनका मेन मोटिव क्या होता था, मेन रीजंस बिहाइंड द फाइटिंग फॉर ए बैटल क्या होता था। तो अगर हम ऋग्वेद पढ़ेंगे जो हिंदुज़म की एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक है जो एटलीस्ट 100 years एगो जो है लिखी गई है, और ये जो बुक जो लिखी गई है ये सेक्स जिसको हम ऋषि कहते हैं इन्होंने लिखी है। ठीक है। और इसके बाद लिखने के बाद जो इस बुक्स को जो मेमोराइज करने इनिशियल स्टेज में ये राइट डाउन नहीं होती थी, इसको अर्ली जो है ट्रांसमिट किया जाता था फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये शेख जो है जब ये कहानियाँ बनाते थे, यानी कि जो बैटल्स के बारे में जो है लिखते थे, जो है वो कहानियाँ बनाते थे बैटल्स, तो वो ये ट्रांसमिट करते थे अर्ली जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स को। तो हमें जो ऋग्वेद में जो बैटल्स के बारे में जो मिलता है, जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनिशियल स्टेज में जो बैटल्स होती थी वो ज़मीन और कैटल्स के लिए जो लड़ी जाती थी, और उसके बाद क्या करते जो जब बैटल्स हो जाती थी तो डिफरेंट ग्रुप्स जो है एक जगह जो असेंबल हो जाते थे, वहाँ पे मीटिंग करते थे तो और डिस्कस करते थे वार एंड पीस के बारे में, यानी कि कहीं वार लड़नी होती थी तो लोग जो है इकट्ठा होकर जो उसके लिए प्लान बनाते थे। अगर कहीं वार जो है एंड हो गई उसके बाद पीस जो है वो मेंटेन करना होता था, तो लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते थे, उसके बाद डिस्कस करते थे, यानी कि वो असेंबलीज जो है कहा जाता है वहाँ पर डिस्कस करते थे। और उसके बाद अगर वार हो चुकी है, वो जीत गए हैं, तो जितना भी मटेरियल जो है, जितनी भी वेल्थ जो है ड्यूरिंग वार उन्होंने जो है एक्वायर्ड की है उसको वो जो है इक्वली क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग लीडर्स, जो उन ग्रुप का लीडर होता था, प्रीस्ट, पुजारी वगैरह, और कॉमन पीपल्स में जो है वो वेल्थ जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। वेदास कौन सी है, यानी कि इनिशियल जो अगर हम देखेंगे जो इनिशियल स्टेज में जो वेदास हैं वो रिटन डाउन नहीं होती थी, बल्कि जो है वो पास होती थी, किसमें अर्ली जो है पास होती थी। ठीक है। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और जो ये नॉलेज जो पास होता था अर्ली, इस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं, यानी कि वेदास मीन नॉलेज। वेदास का लिटरेरी मीनिंग है नॉलेज। ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में ये जो वेदास हैं ये लिखी नहीं जाती थी, बल्कि ये ऑरली जो है ट्रांसमिट की जाती थी, पास की जाती थी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और इस वाले नॉलेज को, इस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। ठीक है।
और उसके बाद हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, यानी कि सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ अगर हमें देखना है कि संस्कृत और डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस में क्या है। स्कॉलर्स ने ये डिस्कवर किया है कि संस्कृत और अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस में बहुत सारी जो है सिमिलरिटीज़ हैं, ग्रामेटिकली भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। जिस तरह से एग्जांपल जो यूरोपियन लैंग्वेज अगर कंपैरिजन करेंगे जो है इंडियन लैंग्वेज के साथ, जो संस्कृत थी जो एंशिएंट लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इसमें बहुत सारी जो है वो इंग्लिश, जर्मन और लैटिन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हमें किसको देखने को मिलती हैं, संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में। तो इसलिए हिस्टोरियन जो है इस कंक्लूजन पे आए हैं, इस निचोड़ पे आए हैं कि संस्कृत बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। किसके साथ बिलोंग करती है? संस्कृत आल्सो बिलोंग्स टू ए इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। और इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी अदर जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है काफ़ी लैंग्वेजेस में, जिस तरह से हिंदी, कश्मीरी जो है, सिंधी एक्स्ट्रा, तो आल्सो जो है इसको क्या किया जाता है, ये माना गया है कि ये भी जो किसके साथ, किस ग्रुप के साथ बिलोंग करती है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के साथ। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो होप आपने अच्छे से इसको जो है समझा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।